नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं गायत्री। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी राउंडअप। हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तो चलिए तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंडअप। पीएम मोदी ने काशी में सर्ववेद महामंदिर का लोकार्पण कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए काम कर रहे हैं। आज सर्ववेद मंदिर का बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। साथ ही पीएम मोदी ने बरकी में विशाल जनसभा को संबोधित कर सरकार की जनहितकारी नीतियों की जानकारी दी और विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने काशी को करीब 19,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। काशी दौरे के पहले दिन 17 दिसंबर को पीएम मोदी ने नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया है। इस दौरान काशी दक्षिण और उत्तर भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव के दिव्य संयोग की गवाह बनी। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। काशी और तमिल के बीच संबंध भावनात्मक होने के साथ साथ रचनात्मक भी होते हैं। वहीं पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े कार्यक्रम में भी शिरकत की है। साथ ही पीएम मोदी के काशी दौरे के दौरान घटी एक घटना सुर्खियों में है। दरअसल काशी में पीएम मोदी के काफिले ने एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया ताकि जरूरतमंद मरीज को जल्द से जल्द बेहतर इलाज मिल सके। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी चल रही है। इस बीच खबर है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दक्षिण भारतीय फिल्मों के बड़े कलाकारों को भी बुलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रजनीकांत, प्रभास, चिरंजीवी, मोहनलाल और धनुष को आमंत्रित किया जा चुका है। अगर ओवरऑल फिल्म कलाकारों की बात करें तो अब तक 20 से ज्यादा कलाकारों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया जा चुका है। इनमें अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, संजय लीला भंसाली के नाम भी शामिल है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की एकजुटता पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ एक बार फिर 19 दिसंबर को इंडिया के सहयोगी दल दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं ताकि 2024 में बीजेपी के सामने एक मजबूत चुनौती पेश की जा सके। दिल्ली में होने वाली इंडिया की इस बैठक में सबकी नजर यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पर रहने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वक्त वक्त पर यूपी में सीट शेयरिंग का मुद्दा उठा चुकी है और यूपी में खुद के लिए सबसे ज्यादा सीटों की मांग कर चुकी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। यूपी में मिशन 80 को सफल बनाने के लिए कांग्रेस में मंथन का दौर है। कांग्रेस आलाकमान यूपी के स्थानीय नेताओं से जमीनी हकीकत का फीडबैक ले रही है ताकि यूपी में जनता के बीच पकड़ मजबूत की जा सके और सहयोगी दलों के साथ में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो सके। साथ ही कांग्रेस यूपी में केंद्र और राज्य सरकार की नीति और नीयत के खिलाफ लोगों को जागरूक कराने के लिए यात्रा भी निकल रही है और पार्टी के संगठन को मजबूत कराने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ईवीएम के बहाने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी ने ईवीएम का दुरुपयोग कर हाल ही में 3 राज्यों में जीत हासिल की। स्वामी प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने 2022 में यूपी में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत को भी मिली ईवीएम को लेकर ही इस बात को कहा कि ईवीएम के गलत इस्तेमाल से इसे जोड़ रहा हूं और बीजेपी इसी से जीती। स्वामी प्रसाद ने कहा कि सनातन धर्म का ढोल पीटने वाले लोग सनातन शब्द का अर्थ ही नहीं समझते हैं। ये लोग सनातन विरोधी हैं, जबकि हम उनसे बड़े सनातनी हैं। 13 दिसंबर को हुए संसद हमले के मामले में जांच जारी है। इसी बीच दिल्ली पुलिस और आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ स्थित घर पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सागर की उसके परिजनों से बात भी कराई है और सागर के परिजनों से पूछताछ की है। इस दौरान सागर ने अपनी मां से कहा है कि मां, मैंने जो भी किया वो सही किया है, मैंने किसी के कहने पर कुछ नहीं किया है, जांच के बाद जल्द ही छूट जाऊंगा। इससे पहले जांच के दौरान पुलिस को सागर के घर में एक सीक्रेट डायरी भी मिली थी, तो वहीं इस पूरे मामले की साजिश के मास्टरमाइंड ललित से सागर का कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। अतीक अहमद के करीबी और फाइनेंसर नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। दरअसल नफीस बिरयानी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद था। 17 दिसंबर को नफीस की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा गया था, जहां उसकी मौत हो गई। नफीस की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। जांच में सामने आया था
कि नफीस ही अतीक अहमद के लिए फाइनेंसर का काम करता था और 22 नवंबर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नफीस को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर की नागरिकता पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इसी बीच सीमा हैदर के एडवोकेट एपी सिंह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देकर सच्चाई बताई है। एपी सिंह ने कहा है कि सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता देने के लिए पाकिस्तान में उसके कुछ दस्तावेजों की जांच होनी है, जिसमें उसका पहला पति गुलाम हैदर रोड़े अटका रहा है। गुलाम हैदर पाकिस्तान में अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। एपी सिंह ने जानकारी दी है कि सीमा को जल्द ही भारतीय नागरिकता मिल सके, इसके लिए अब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी अपील दायर करेंगे। बरेली में रेलवे की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बरेली रेलवे स्टेशन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला के साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूदा 3 महिला टीटी की अभद्रता कर रही हैं और महिला को पीट भी रही हैं और कॉलर पकड़कर ले जा रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे अधिकारी ने घटना का संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पीलीभीत में रात के अंधेरे में सड़क किनारे एक बाघ देखा गया। इस दौरान किसी शख्स ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघ सड़क क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। लोग वन विभाग से बाघ को रेस्क्यू करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है। ऐसे में अक्सर आम लोग जंगली जानवरों की घुसपैठ की शिकायत वन विभाग से करते रहते हैं। गोंडा में एक नववधू का ससुराल आगमन सुर्खियों में बना हुआ है और हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल गोंडा के दीपक और कन्नौज की शिवा की शादी 15 दिसंबर को हुई थी। ऐसे में अब शिवा हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची तो मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। लोग हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंचने को देखने के लिए उमड़ गए। दुल्हन को देखने के लिए उत्साहित नजर आए। शिवा पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है तो वहीं दीपक एक प्राइवेट कंपनी के मालिक हैं। वृंदावन में बेटी के जन्म पर परिजनों ने शाही अंदाज में जश्न मनाया है और समाज को लड़का लड़की एक समान होने का संदेश दिया है। बेटी के जन्म पर मनाए गए इस जश्न की हर ओर चर्चा हो रही है। ढोल नगाड़ों के साथ साथ पुष्प वर्षा कर विंटेज कार के जरिए बेटी का घर में भव्य स्वागत किया गया है। इस मौके पर नवजात के पिता ने कहा कि आज के दौर में बेटी बेटों से बढ़कर है। टीम इंडिया ने 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का जीत के साथ आगाज किया है। टीम इंडिया ने जोहान्सबर्ग में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में 8 विकेट से साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त दी है। टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 116 रनों पर आउट कर डाला और महज 16.4 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल कर लिया। टीम इंडिया के लिए 5 विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंडअप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।